यूरिनरी सिस्टम टेस्ट 11 का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर किडनी। किडनी से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। दे आर लोकेटेड इन रिट्रोपेरिनियम स्पेस। रिट्रोपेरिनियल स्पेस में सिचुएटेड होती है, ये सही है क्योंकि रिट्रोपेरिनियल स्पेस में एक तो किडनी और एक ड्यूडेनम सिचुएटेड होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये राइट है। इसके बाद एक्सटेंड फ्रॉम T12 से L3 के बीच सिचुएटेड होती है, ये भी सही है। और ईच किडनी कंसिस्ट 8 से 18 रेनल पायरामिड्स, ये हमारे किडनी है और किडनी के अंदर ये रेनल पायरामिड्स होते हैं, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर इज डी होगा। सेकंड क्वेश्चन, विच अमोंग द गिवन इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यानी यूरिनरी सिस्टम के 3 तो पार्ट है लेकिन एक नहीं है, ये हमारे किडनी, और किडनी के यहाँ से ये क्या होते हैं, ये होता है यूरेटर और ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्गन्स के थ्रू जो है यूरिन पास आउट होता है। तो यहाँ इसका यूरेटर भी पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर भी है, और यूरिथ्रा जो है वो क्या है, यूरिथ्रा वो भी इसका पार्ट है, लेकिन प्रोस्टेट जो यहाँ सिचुएटेड होती है वो इसका पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ किडनी। यानी ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें किडनी का रोल नहीं होता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ 3 फंक्शन तो ऐसे हैं जहाँ किडनी का रोल है और एक का नहीं है। तो देखो, विटामिन डी के एक्टिवेशन के लिए क्या किडनी काम करती है, तो ये सही है क्योंकि विटामिन डी के एक्टिवेशन के लिए किडनी काम करती है, और रेनिन का रिलीज करती है, और रिलीज ऑफ इथ्रोपोइटिन के थ्रू आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन किडनी से इसका रिलीज होता है। तो ये तीनों सही है, बट वैसोप्रेसिन जो है इसका रिलीज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कह सकते हैं, क्योंकि डायरेटिक एक्शन यानी यूरिन से जो बाहर यूरिन पास आउट हो रहा है उसको रोकने का काम वैसोप्रेसिन करता है, यानी ये बॉडी में यूरिनरी रिटेंशन करता है। इसलिए हमने इसको डायरेटिक के अगेंस्ट काम करने की वजह से हमने इसको एंटी डायरेटिक नाम दिया है, और ये वैसोप्रेसिन होता है। इसका रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ना कि किडनी से होता है। तो इसका पूछा है नॉट ए रोल ऑफ किडनी, तो राइट आंसर इज डी होगा। फोर्थ नंबर, विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू मेडुला। यानी मेडुला के अंदर जो नेफ्रॉन का पोर्शन है वो कहाँ एक्सटेंड होता है, ये पूछा गया है। तो आपको यहाँ बोन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब, हेनले लूप और डिस्टल ट्यूबल्स दिया गया है। तो आप इसको यूँ समझे कि ये हमारा क्या है, इस तरह से नेफ्रॉन्स होता है, और यहाँ से इस तरह से मान लीजिए इसका ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मेडुला पार्ट बोलते हैं, हेनले का लूप, और इसका जो पोर्शन है इसका ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स पीसीटी बोलते हैं। तो यहाँ जो पूछा गया है इसका राइट आंसर क्या होगा, हेनले लूप, क्योंकि हेनले लूप मेडुला पार्ट में जो है वो सिचुएटेड होता है, और ये इसमें पूछा गया है कि विच पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू मेडुला। 5 नंबर, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी है और ये यूरिन, ये यूरेटर और ये यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ तक जो यूरिन आ रहा है उसका सीक्वेंस हमें देखना है। तो इसको आप याद करें, और याद करने में आपको ध्यान रखना है इसमें पेपिलरी डक्ट होती हैं, और इसके बाद में माइनरी कैलिक्स होती हैं, और इसके बाद में मेजर कैलिक्स, और इसके बाद रेनल पेल्विस, और फिर यूरेटर। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे क्या होती है, डी सी सी, इस तरह से याद करें, डी सी सी, यानी डी का मतलब क्या होगा, पेपिलरी डक्ट होगी, इसके बाद में ये कैलिक्स होगी। अब कैलिक्स में माइनर मेजर दोनों आएगी, तो एम आई और यहाँ एम ए, इस तरह से याद करें। तो माइनर और मेजर कैलिक्स, उसके बाद में ये आपको याद हो जाएगी। 6 नंबर, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज। इसका
फंक्शनल यूनिट क्या होती है ये आपको पता है, ये नेफ्रॉन होती है। 7th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट नहीं होता है। ये अपना क्या है, नेफ्रॉन्स, और यहाँ नेफ्रॉन्स के अंदर ये प्रॉक्सिमल करोटिड ट्यूबल्स होती हैं, और यहाँ से आपको पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ आता है, और यहाँ आने के बाद इसमें ग्लूकोज कुछ मात्रा में आता है, वो यहाँ से इसका रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, और यहाँ से इसका रीएब्जॉर्प्शन 60 से 65% वापस होता है, जिसको हम रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ये ग्लूकोज यहाँ हमारी बॉडी से बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी साल्ट भी नहीं जाना चाहिए, एमिनो एसिड भी, और वाटर और ब्लड सेल्स, इनमें से हमें कौन सा जो है नॉट प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसमें वाटर आ सकता है, एमिनो एसिड आ सकता है, साल्ट आ सकते हैं, लेकिन इनका रीएब्जॉर्प्शन होगा, बट ब्लड सेल्स नहीं आनी चाहिए। अगर एबनॉर्मल डिफेक्ट है बॉडी के अंदर, जैसे मैं कहूँ कि किसी पेशेंट में ग्लूकोज का शुगर का लेवल यदि 160 से अबोव है, तो इसका मतलब वो यूरिन ब्लड शुगर का पेशेंट है, तो उसकी यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज आएगी, लेकिन वो एबनॉर्मल पेशेंट के लिए होगी। हेल्थी पर्सन के लिए ग्लूकोज का आना आ सकती है, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन वो पास आउट नहीं होगी। तो यहाँ ब्लड सेल्स जो है वो एब्सेंट होनी चाहिए। अब है 8th नंबर, प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन एज इंडिकेशन ऑफ, किसको इंडिकेट करती है। तो ये किसको इंडिकेट करेगी, ये हमने आपको बताई, डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करती हैं। डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिड्स आपको हमेशा याद रखनी है। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती हैं, और इसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होती हैं, और हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसको सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पाती। जबकि डायबिटीज इंसिपिड्स की बात करें तो इसमें वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाती है, या इसको हम एडीएच हार्मोन भी कह सकते हैं। और एडीएच हार्मोन की कमी से या वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो है नॉर्मल पर्सन में डायरेटिक एक्शन आता है यहाँ वैसोप्रेसिन में, लेकिन वैसोप्रेसिन की कमी हुई तो इससे क्या होगा, वैसोप्रेसिन की कमी होते ही जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी ये इसका जो रीएब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, एंटी डायरेटिक, वो रिटेंशन ज़्यादा होगा और यूरिन रिटेंशन कम होगा, और रिटेंशन कम होने से यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और यूरिन पास आउट ज़्यादा होगा। तो इसको हम बोलते हैं पोलीयूरिया, या डायबिटीज इंसिपिड्स में इसके सिम्टम्स ऐसे आते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी की वजह से और वैसोप्रेसिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिड्स होता है। म्यूकोसा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड विथ, इसको आपको याद करना है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यानी कोई भी जो इस तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसमें जैसे जैसे यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका साइज बढ़ता है। जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है और उसका साइज जो इस तरह से होता है वो पॉलीथीन बढ़ जाती है, तो इसी तरह से आप याद करें इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ता है। 8 नंबर, फंक्शन ऑफ फंक्शनल ऑफ द किडनी इज टू रेगुलेट, जो किडनी होती है उसके फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किडनी रेगुलेट करती हैं, ब्लड पीएच को रेगुलेट करती हैं, आरबीसी प्रोडक्शन को रेगुलेट करती हैं इथ्रोपोटीन रिलीज करके, ब्लड पीएच को करती है हाइड्रोजन आयन रिलीज करके, और यहाँ से फंक्शन ऑफ द लाइकली के रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके। तो ये सब काम यहाँ किडनी के मेन फंक्शन रोल में आते हैं। 11th नंबर है मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स एंड वाटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, जो हमने अभी आपको बताई, इस तरह से ये पार्ट होता है, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल बोलते हैं, और ये हैनले का लूप जिसको मेडुलरी लूप बोला हमने। इफेक्ट ऑफ वैसोप्रेसिन ऑन द डिस्टल ट्यूबल इज, वैसोप्रेसिन का इफेक्ट डिस्टल ट्यूबल में क्या आता है, डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज वाटर एंड सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन। नॉर्मल वे में वैसोप्रेसिन का एक्शन क्या रहता है, ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है बॉडी में,
यानी यूरिनरी रिटेंशन करता है, यानी हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या करता है, वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन जब वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा और यूरिन बाहर की तरफ ज़्यादा जाएगा, यानी यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पोलीयूरिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिड्स। और डायबिटीज इंसिपिड्स में वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से ऐसा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल वे में वैसोप्रेसिन हार्मोन वाटर का रिटेंशन करता है, इसलिए क्या है, डायरेक्टिक एक्शन कम आता है। बट यदि वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी होगी तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यूरिन पास आउट ज़्यादा होगा और इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिड्स, पोलीयूरिया। तो वैसोप्रेसिन एंटीडायरेटिक हार्मोन का जो है, आप इसकी बात करें तो ये कहाँ से रिलीज होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन की बात करें तो इसका रिलीज की बात करें तो ये कहाँ से रिलीज होगा, ये इसका स्टोर और रिलीज तो होता है कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। जब इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसका सिंथेसिस जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है। इस तरह से याद करें, जैसे हाइपोथैलेमस, एस आ गया तो एस का मतलब सेक्रेशन, तो सेक्रेशन कहाँ से होगा इसका, सिंथेसिस। तो हाइपोथैलेमस में इसका सिंथेसिस होगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इसका स्टोर और रिलीज होगा। जबकि इसका एक्शन जो है वो कहाँ आएगा, वो नेफ्रॉन्स में, डिस्टल ट्यूबल्स में आता है। इस तरह से याद करें। और वैसोप्रेसिन हार्मोन की तरह कहीं देखा जाए तो आप जब चीनी या नमक खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जब भी चीनी या हम नमक खाते हैं तो चीनी या नमक खाने की वजह से हमेशा हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। इसलिए ऑलरेडी जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको हमेशा चीनी भी कम खानी चाहिए और स्पेशली नमक को भी कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक को यदि कम खाते हैं तो आपका ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो रेगुलेट रहेगा और ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ता। जैसे आप नमक खाएंगे आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इससे आपको सिरदर्द, बेचैनी, घबराहट होगी, फिर आपको एम्लोडिपिन जैसी साल्ट वाली दवाइयाँ खानी पड़ेगी। इसलिए जब भी जिस पेशेंट को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई हो तो उस पेशेंट को चीनी भी कम खानी है और नमक भी कम खानी है। और क्योंकि चीनी भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाती है, स्पेशली नमक कम खाना है और नमक में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, एम्लोडिपिन टैबलेट आपको खानी पड़ेगी। इसके बाद में है 30 नंबर, रेनिन इज सेक्रेटेड बाय दी। रेनिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, जेजी सेल्स के द्वारा रेनिन का सेक्रेशन होता है। और इसके अलावा इनकी बात करें तो मैकुला डेंसा सेल्स कहाँ होती हैं, मैकुला डेंसा सेल्स ये डिस्टल ट्यूबल में होती हैं और ये फिल्ट्रेट में सोडियम को रेगुलेट करने का काम करती हैं। जबकि मेसेंजियल सेल्स जो हैं वो होती हैं और जेजी सेल्स होती हैं और जाइमोजन सेल्स होती हैं। और जाइमोजन जो सेल होती हैं वो कहाँ होंगी, वो स्टोमस में होती हैं। फोर्टी नंबर, नॉर्मल जीएफआर इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, तो नॉर्मल जीएफआर 125 ml पर मिनट होती है। और यदि इसको देखा जाए तो ये 180 लीटर पर डे इसकी रेंज आती है। इस तरह से याद करें तो 125 ml पर मिनट, तो राइट आंसर इज ए। 50 नंबर है, विच अमोंग द गिवन डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ, विच अमोंग द गिवन डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन की फॉर्मेशन में कौन जो है फेवर में नहीं है, रेनिन, कैफीन, एल्कोहल, एट्रियल न्यूट्रियल फैक्टर। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कैफीन जो है यूरिन का फॉर्मेशन करती है। आप अगर शराब पीते हैं, एल्कोहल पीते हैं तो उसमें भी आपको यूरिन का फॉर्मेशन होगा। एट्रियल न्यूट्रियल फैक्टर ANF, इससे भी क्या होगा, यहाँ यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। बट रेनिन जो है वो क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन काम करने का काम नहीं करता है। ये ओनली क्या करता है, वाटर को रिटेंशन करने का काम करता है। सिक्सटी नंबर है, ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर
विल नॉट कोज ऑफ रिलीज ऑफ, यानी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये इसका किसके रिलीज की वजह से ऐसा होता है। तो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर होगा ANF। ANF, और ANF जब डिक्रीज होता है तो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब है 70 नंबर, विच ब्लड वेजल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ग्लोमेरुलस, कौन सी ब्लड वेजल है जो ग्लोमेरुलस में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। तो यहाँ अफरेंट एट्रियोल ब्लड वेजल ट्रांसपोर्ट ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलस, तो यहाँ एफरेंट एट्रियोल आएगी राइट आंसर। इसमें आपको ये भी देखना है कि ये हमारा क्या है, ये नेफ्रॉन, यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल और ये इफरेंट आर्ट्रियोल, तो यहाँ पे जो है इनका डायमीटर हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनसे इफरेंट आर्ट्रियोल से इन कंपेरिजन, इन इफरेंट आर्ट्रियोल्स की कंपेरिजन में यहाँ इसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये ब्लड को ज़्यादा लेके आती हैं और यहाँ से कम जाता है। अब है 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो आपको उसको डायरेक्ट बी को ढूंढो, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमेबल ऑफ वाटर। इसको आप शॉर्ट में याद करिए कि आपका जो यहाँ वाटर परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक तो ये अपना क्या है, इस तरह से ये हेनले का लूप है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग, इसको बोलते हैं असेंडिंग और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो यहाँ डिसेंडिंग में इस तरह से यूरिन यू आएगा, यू ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाना चढ़ना ऊपर, तो इसको असेंडिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो डिसेंडिंग है ये वाटर परमेबिलिटी के लिए मोस्ट परमेबल होता है, वाटर परमेबिलिटी के लिए जो है सही होता है, जबकि असेंडिंग जो है वो आयन परमेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। तो यहाँ वाटर परमेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, तो ये इम्परमेबल किसके लिए होगा, तो असेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप क्या है, आयन के लिए परमेबल, तो वाटर के लिए इम्परमेबल होगा। तो यहाँ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमेबल ऑफ वाटर, इन वाटर के लिए ये परमेबल, तो ये क्या है, इम्परमेबल होगा, यानी एक दूसरे अपोजिट होते हैं। ये आयन के लिए इम्परमेबल, तो ये यहाँ पर वाटर के लिए परमेबल, इस तरह से याद करें। तो ये वाटर के लिए परमेबल तो इम्परमेबल, ये आपको शॉर्ट में याद करें DW, इस तरह से याद करें। तो डी का मतलब डिसेंडिंग लूप, ये वाटर के लिए परमेबल होता है, DW के नाम से याद करें। और यहाँ असेंडिंग लूप जो है वो आयन के लिए परमेबल होता है, और इसको आप कंपटीशन में अपोजिट करके आंसर दीजिएगा। अब है पुअर आउटफ्लो ऑफ यूरिन इज इंडिकेटेड बाय द ट्रम, पुअर आउटफ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इंडिकेशन क्या हुआ, इसका मतलब यूरिन कम जा रहा है, तो ये ओलिगो यूरिया के सिम्टम्स होंगे। और एन्यूरेसिस का मतलब होता है बिस्तर में बाथरूम करना, एन्यूरेसिस कहलाता है। इसके बाद 12th नंबर है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड, तो इसका राइट आंसर होगा सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कोड। 11 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ मेल यूथ्रा इज करेक्ट, इज कॉमन ऑफ यूरिनरी प्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी सही है। रिसीव सेक्रेशन फॉर बल्बोयूरल ग्लैंड्स एंड 19 से 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर इज टी होगा।